Hello student, today we are going to start one of the best problem of tax. रेसिडेंशियल स्टेटस का ये एक अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, ये एक अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे अपने प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन मतलब करंट टैक्स ईयर में कितने दिन आए वो निकाल देते हैं। अब यहाँ पे कैसे ये अलग अलग कंट्रीज जा रहा है पर्सन, तो क्या करना है, इधर एक फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। अगर टोटल जैसे साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज, 365 डेज में सपोज करो 200 दिन इंडिया के बाहर था, तो क्या करोगे 365 डेज माइनस 200 डेज, तो कितना बचेगा 165 डेज इज देयर इन इंडिया। तो एक फॉर्मूला नहीं बन गया, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इज इक्वल टू 365 डेज माइनस नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया। तो ये फॉर्मूले पे ये प्रॉब्लम सॉल्व है। आगे क्या बोलता है, बालाजी एन इंडियन सिटीजन एंड अ प्रोफेशनल क्रिकेटर टूर्ड। अच्छा, ये क्रिकेटर है तो ये बाहर क्या करने जा रहा है, क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो क्रिकेट इसका क्या हुआ, काम हुआ, तो दैट मींस इज ही कवर्ड बाय एक्सेप्शन। यस, इज कवर्ड बाय एक्सेप्शन। ओके, टूर्ड साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे ऑन द वेरियस डेट्स एंड द डेट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल टू इंडिया आर एज अंडर। कंट्री दे रहा कहां गया, ओके फाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया निकालेंगे, बराबर है। ओके, नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया। पहले तो हमारा करंट टैक्स ईयर, करंट टैक्स ईयर क्या है, करंट टैक्स ईयर 1 अप्रैल 2026 से लेके फर्स्ट विच कंट्री इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका after the first invasion, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वो कितने दिन था वो निकालेंगे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में तो यहाँ हेडिंग देंगे नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया, नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया, बराबर है, नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया। ये कभी गया वो साउथ अफ्रीका, 1 मार्च, 1 मार्च 24 को गया और कभी वापस आया 25 मार्च को आ गया, बराबर है। तो क्या हमको उससे मतलब है क्या, क्योंकि ये तो मार्च अप्रैल से हमारा ईयर चालू हो रहा है, तो मार्च वाले से कोई मतलब नहीं है, नहीं लेंगे ये हम। साउथ अफ्रीका के बाद में नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कभी गया ये 15 अप्रैल है ना, 15 अप्रैल से लेके कब तक है, कब आया वापस 1 मई। तो अब इधर देखो 15 अप्रैल वाला दिन है ना, इंडिया में काम करेंगे 15 अप्रैल, तो कहां से चालू करेंगे 16 से। तो 16 से देखिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, तो 16 से काउंट करो, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कितना दिन, 15 दिन। तो मतलब 15 दिन ये ऑस्ट्रेलिया में था। अच्छा, फर्स्ट को आ गया तो फर्स्ट को इंडिया में काउंट करेंगे, तो 15 डेज ही वाज देयर इन ऑस्ट्रेलिया, बराबर है। यस एवरीवन। ऑस्ट्रेलिया के बाद में नेक्स्ट क्या है, यूके। यूके में कितना दिन था, कभी गया 5 मई को गया, और कभी आया 11 जुलाई को। 11 जुलाई को इंडिया में काउंट करेंगे, 5 मई में इंडिया में काउंट करेंगे। तो कहां से चालू करेंगे, मई में कितने दिन होते हैं, मई में हाउ डेज होते हैं, हाँ 30, मार्च अप्रैल मई, तो मई 31 डेज में से कितना दिन वो, मई 5 दिन ना, 5 माइनस करोगे अपनी 26 डेज, तो मई में 26 दिन है ना। और मई के बाद में क्या आता है, अप्रैल मई जून में पूरा 30 दिन, बराबर है। फिर जुलाई कभी आया वापस, कभी आया 11 जुलाई, 10 दिन यहाँ, तो ये तीनों को ऐड करेंगे कितना होता है 66 डेज, तो यूके में 66 डेज, बराबर है। आ रहा है सबको समझ में, आ रहा है समझ में। मई में 26 दिन था, जून में भी वो यूके में था, जुलाई की 10 तारीख तक यूके में था, 11वें दिन पे वो इंडिया पहुंचा, मतलब 10 तक वहीं था। ये तीनों महीने में ऐड करेंगे तो कितना होता है 66 डेज होता है। ये 66 डेज यूके हो गया। अब यूके के बाद में नेक्स्ट क्या है, वेस्ट इंडीज।
वेस्ट इंडीज है, कितना है वेस्ट इंडीज का भी है? 31 अगस्त। हाँ 31 अगस्त। 31 अगस्त, अगस्त को छोड़ दो, फिर 14 सितंबर को आया तो 13 डेज, 14 को इंडिया आ गया तो 14 को इंडिया मिलेंगे तो 13 दिन वो वहां था। फिर नेक्स्ट क्या है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे 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 कभी गया? 1 जनवरी से लेके कभी है ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, तो फर्स्ट को छोड़ दो तो 30 दिन जनवरी के हो गए। फेब में कितने दिन? 28 डेज, बराबर है। फिर मार्च को कभी आया? 22 22 डेज, तो कितना होता है? 80, हाँ 80 डेज, तो 80 डेज ये बाहर था। चलो ऐड दिस अप, बस इतने डेटा है ना, ऐड करो इसको। 174 days. So now the formula, number of days in India, number of days in India is equal to 365 minus number of days outside India. बोलो 365 minus 174 days कितना हो रहा है? 191 days. Done. So now write on the conclusion. theory तुमको लिखना है पूरा, लिखो conclusion. Mr. Balaji, an Indian citizen and a professional cricketer is covered by exception. Mr. Balaji, an Indian citizen and a professional cricketer is covered by first exception. 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 And whenever any person is covered by any exception, and whenever any person is covered by any exception, we are supposed to verify only the first basic condition. We are supposed to verify only the first basic condition. We are supposed to verify only the first basic condition. We are supposed to verify only the first basic condition. Full stop. Next paragraph. Mr. Balaji is there in India for 191 days. Mr. Balaji is there in India for 191 days during the current tax year. During the current tax year, 1st April. During the current tax year, 1st April 2026. During the current tax year, 1st April 2026 to 31st March 2027. To 31st March 2027. To 31st March 2027. Therefore, is said to be resident during the current tax year. Therefore, is said to be resident during the current tax year, 1st April 2026 to 31st March 2027. Next paragraph. Mr. Balaji is leaving India. Mr. Balaji is leaving India
for the first time, leaving India for the first time. Mr. Balaji is leaving India for the first time on 1st March 2024. On 1st March 2024, which means before that, he was in India. Which means before that he was in India. Full stop. Which means before that he was in India. Full stop. Therefore, Mr. Balaji satisfies both the additional conditions simultaneously. Therefore, Mr. Balaji satisfies both the additional conditions simultaneously. Hence, therefore, Mr. Balaji satisfies both the additional conditions simultaneously. Hence, he is said to be resident. Hence, he is said to be resident as well as ordinary resident. Hence, he is said to be resident as well as ordinary resident he is said to be resident as well as ordinary resident for the current year. For the current tax year, he is said to be resident as well as ordinary resident for the current tax year. 1st April 2026. 1st April 2026 to 31st March 2027. To 31st March 2027. Let's start with question number 5 of Ainapure. Page number 24. Mr. Rahul, who is born and brought up in India and Indian citizen, went for further studies to USA on 1st March 2023 and came back to India on 1st October 2026. Okay, came back to India and since then he is there in India. Determine the residential status for the tax year 2026-27 and giving explanation to your answer. हमारा ईयर कभी से चालू होता है? 1st April 2026. हमारे ईयर में वो इंडिया कभी आया? 1st मार्च को आया and came back to India on 1st October. तो अक्टूबर से चालू करेंगे. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. बोलो कभी आया वो? अक्टूबर को आया. 1st October. 31st October, 30, 31, 28 and 31. Add this up please. 1 2 3 4 6. 182 days ही हो रहा है एग्जैक्ट. अच्छा, ही इज कम, हम अज्यूम कर रहे हैं जैसे इन लोगों ने अज्यूम किया कि इज कमिंग फॉर अ विजिट. तो इसका मतलब क्या? विजिट के लिए आ रहा है तो इज कवर्ड बाय एक्सेप्शन एंड व्हेनेवर एनी पर्सन इज कवर्ड बाय एक्सेप्शन वी आर सपोज्ड टू वेरीफाई ओनली व्हाट द फर्स्ट बेसिक कंडीशन एंड इज सैटिस्फाइंग द फर्स्ट बेसिक कंडीशन. अच्छा, अब यहां से हमारा बाकी का 10 साल का डिटेल लिखना पड़ेगा. 2026 से लेके 31st मार्च 2027. ही इज देयर फॉर हाउ मेनी डेज? 182 डेज. बराबर है? यस. फिर 1st April 2025 से लेके 31st मार्च 2026. फिर 1st April 2024 से लेके 31st मार्च 2025. फिर 1st April 2023 से लेके 31st मार्च 2024. April 2020. 19. 31st March 2020. 1 2 3 4 5 6 7 बस है. आगे इतना जाने की जरूरत नहीं है. एक कभी राहुल who was born and brought up in India and Indian citizen went for further studies on 1st of March 2023 में गया ना. तो इधर पे he was there fully 365 360
यहाँ 366 रहेगा, यहाँ 365 तभी गया, फर्स्ट मार्च को गया ना, फर्स्ट मार्च को गया। ये कितना, फर्स्ट मार्च को गया तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। 31 डेज में से 30 दिन माइनस कर दो, मतलब 365 में से, 365 में से जरा 30 डेज माइनस करो प्लीज। 335 डेज। फिर यहाँ पे वो यूएस में था, यहाँ वो यूएस में था, यहाँ वो यूएस में था, यही है ना, बराबर ना, इवेंट टू यूएस से, ओके, यस, बराबर है। यहाँ 30 मार्च फर्स्ट को चला गया ना, तो मार्च के 30 दिन खाली नहीं था, बाकी पूरा साल नहीं था, 30 दिन माइनस कर दो, बाकी सब दिन यहाँ इतने टाइम तक वो यूएस से भी, फिर इंडिया यहाँ ये ईयर में आया, तो हमने निकाला। अच्छा, अब अपना ईयर में तो वो रेसिडेंट हो गया, अब पक्का वाला है कि नहीं वो देखना है। 180 डेज होता है, यस, 180 डेज होता है, यस, 2 बार भी हो गया तो बस इनफ है। और पिछले 7 सालों में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सालों में जरा प्लीज ये चारों को ऐड करो, चारों को ऐड करो, 365 366 365 35 1430 डेज, बराबर है, 1430 days. So is it satisfying both the additional condition? Yes. So what is the conclusion? He is a resident as well as ordinary. Easy everyone? Clear? अभी पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर है, सबको कोई डाउट डिफिकल्टी नो ना, क्लियर है? ओके, देन इसके बाद में विल बी मूविंग टू स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे मूव करेंगे, ठीक है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम लिटरली अ बिग लॉट, ठीक है? ये तुम लोगों ने टोटलिंग में ये 1 लिया नहीं है ना, ये 131 डेज हो जाएगा प्लीज, ठीक है? चलो राइट ऑन द कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो एवरीवन। मिस्टर राहुल एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर राहुल एन इंडियन सिटीजन is coming for a visit to India. Is coming for a visit to India. Mr. Rahul, an Indian citizen, is coming for a visit to India. Therefore, Mr. Rahul, an Indian citizen, is coming for a visit to India. Is coming for a visit to India. Therefore, he is covered by second exception. He is covered by second exception. Therefore, he is covered by second exception. And whenever any person is covered by any exception, we can verify only the first basic condition. We can verify only the first basic condition. Full stop. We can verify only the first basic condition. Full stop. Mr. Rahul satisfies the first basic condition. Mr. Rahul satisfies the first basic condition. That is, he is there in India. For 182 days. He is there in India for 182 days. Therefore, he is said to be resident. Full stop. Next paragraph. Mr. Rahul also satisfies both the additional conditions simultaneously. Mr. Rahul also satisfies both the additional conditions simultaneously. That is, he is resident. In 2 out of 10 previous year. That is, he is resident in 2 out of 10 previous year.
and is resident into out of 10 previous year and is there in India for and he is there in India for 1431 days and he is there in India for 1431 days and he is there in India for 1431 days in the preceding 7 tax years. In the preceding 7 tax years. In the preceding 7 tax years. Full stop. In the preceding 7 tax years. Full stop. Therefore, Mr. Rahul is a resident. Therefore, Mr. Rahul is a resident as well as. Therefore, Mr. Rahul is a resident as well as ordinary resident. Mr. Rahul is a resident as well as ordinary resident. Therefore, Mr. Rahul is a resident as well as ordinary resident. Therefore, Mr. Rahul is a resident as well as ordinary resident during the current tax year. During the current tax year. During the current tax year. 1st April. During the current tax year, 1st April 2026. In the current tax year, 1st April 2026 to 31st March 2027 to 31st March 2027 31st March 2027. हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मैंने एक टेबल तुम लोग को ग्रुप में भेजा है, ओके ये अटैच कर देंगे रिकॉर्डिंग में, ये देख लेना। यहाँ पे क्या बोलता है, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है। तो यहाँ पे देयर आर 3 पर्सन, कितने लोग हैं, 3। पहला है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट, ये नॉट, ओके। और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। अच्छा, अब बहुत से लोगों के माइंड में एक मिथ है कि जो फॉरेनर होता है वो टैक्स नहीं भरता है इंडिया में। तो इधर सुन लो, टैक्स लायबिलिटी के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेनर हो, कंपनी हो, कोई भी एनीथिंग, अगर इंडिया से उसने पैसा कमाया ना, he or she or company or firm, they are liable to pay tax. All are liable to pay tax. मतलब हमारी कंट्री नहीं है, हर कंट्री का ये रूल है। अगर तुमने अपने मदरलैंड से अगर पैसा कोई भी कमाता है, he or she anyone they have to pay tax to the government of India. Everyone has to pay, चाहे वो इंडियन रहने दो, फॉरेनर रहने दो या कोई भी। इवन जो शिप आती है ना, अगर वो पोर्ट पे आती है और इंडिया से गुड्स या पैसेंजर लेके जाती है, तो इसका मतलब 10 करोड़ सीधा कंट्री, they have to pay tax, then the ship can sail into the water. आया समझ में? मतलब कोई भी कंपनीज एंड ऑल दैट, तो ये सब रूल्स है। तो वैसे हमारी शिप्स वगैरह तो हर जगह का ऐसा रूल है। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे हाउ द टैक्स लायबिलिटी का ये टेबल वाला प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होता है कि 3 लोग हैं, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी मतलब ये पक्का वाला, मतलब ये इंडिया में खाता पीता जीता रहता था, हमेशा इंडिया में ही रहता है, इसको बोलते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी मतलब ये कच्चा वाला है, थोड़ा रेसिडेंट है और थोड़ा नॉन ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब ये बाहर आता जाता है। और नॉन रेसिडेंट मतलब ये इंडिया में रहता ही नहीं है, मतलब वो क्राइटेरिया फिट नहीं करता है, जो डेज वाला अपना पार्ट हुआ। तो अगर कोई इंडिया से पैसा कमाया तो ये तीनों टाइप है। वापस बोलो, इनकम अर्न्ड इन इंडिया तीनों, इनकम अराइज इन इंडिया तीनों, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तीनों, ओके। इंडिया से कनेक्शन जुड़ गया ना, तो तीनों है, तीनों को टैक्स करना। अर्न इंडिया, रिसीव्ड इंडिया, अराइज इन इंडिया, गुड इन इंडिया, तीनों है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बिजनेस बाहर है बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो फर्स्ट टू है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ओके ना, किधर है, आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो फर्स्ट टू है। हाँ, अगर फॉरेन इनकम है
तो ये बलि का बकरा है, ये हर बार, ये तो कहीं पे भी कमा हुए पैसा उसको इंडिया में टैक्स करना ही होगा, लेकिन ये दोनों नहीं है, इनको टैक्स नहीं होगा। बस इन द केस ऑफ फॉरेन आया। हाँ, कभी कभी एग्जेम्प्ट इनकम भी आती है, जैसे कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, एग्रीकल्चर इनकम, ये सब एग्जेम्प्ट है, तो तीनों कोई भी टैक्स नहीं करेगा, एग्जेम्प्ट इनकम के लिए कोई भी टैक्सेबल नहीं। दैट क्लियर? तो ये अगर टेबल तुम देखोगे तो वो टेबल में वही है, मैं रीड कर रहा हूँ, क्या बोलता है, इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर। देखो तीनों यस 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 लिखा हुआ है। इनकम व्हिच अक्रू और राइज और डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर, तो भी तीनों में है, इंडिया आ गया ना, अक्रू और राइज और डीम टू अराइज इन इंडिया, मतलब इंडिया कनेक्शन जुड़ गया। इनकम व्हिच अराइज और रिसीव आउटसाइड इंडिया बट एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल। देखो बिजनेस क्या बोलता है, कंट्रोल को मिल गया, कंट्रोल आया तो क्या आएगा, फर्स्ट टू आएगा, और थर्ड वाले में क्या है, नो है, बराबर है। फिर इनकम व्हिच अराइज अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फॉर द टैक्स ईयर ए, फॉरेन इनकम है तो खाली फर्स्ट आएगा, बराबर है। फिर इनकम व्हिच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर एंड डेबिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट टैक्स ईयर, और फिर रेमिट करता है तो खाली फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है फाइन। आगे क्या बोलता है, अब ये नोट दिया हुआ है, नोट में यही सब जो अभी हमने डिस्कस किया वही सब रहेगा, ठीक है ना, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। इज इट क्लियर? क्या बोलता है, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल द केसेस वेदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इनकम, इंडियन इनकम इंक्लूड इनकम रिसीव्ड और अराइजिंग, accruing or arising in India or deemed to receive or accruing or arising in India. Foreign income is of an ordinary resident is wholly taxable. Where foreign income in case of non-resident is taxable if it is derived from business control or profession set up in India, तभी taxable रहेगा। Foreign income of a non-resident is not taxable। वही सब जो पांचों पॉइंट है ना उसी का explanation है। फिर as per section 1 of the Act, the whole of India it applies to all residents of India and to all income arising in India. Hence, all income earned by resident are taxable, whether accruing outside India, which while all income arising in India is taxable, whether earned by a resident or not ordinary. ये सिंपल है, दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर, let's take question number 14 read करो please। Hello student, let's start with the first problem of scope of total income. Mr. Asolkar has earned the following income during the tax year 2026-27. Compute the gross total income assuming that he is a resident or ordinary resident but not ordinary resident, non-resident। चलो कॉलम बनाते हैं और फिर पॉइंट रीड करके साथ साथ में सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम of Mr. resident and ordinary resident but not ordinary resident and non-resident and चलो शुरू करें। पॉइंट 1 क्या बोल रहे हैं यहाँ, पॉइंट 1 पेमेंट रिसीव इन दुबई फॉर सर्विसेज इन जापान
पेमेंट received in Dubai for services in Japan. दुबई का आता है, इंडिया का आता है या इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर। और जापान का आता है इंडिया या इंडिया के बाहर? तो दुबई भी बाहर, जापान भी बाहर। तो इनकम क्या हुई, इंडियन इनकम हुई या फॉरेन इनकम हुई? फॉरेन इनकम हुई। फॉरेन इनकम हुई तो क्या रहेगा? ओके, व्हाट इज द नेचर? इट इज अ फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम है तो कहाँ है, क्या रहेगा? ओके, खाली ये पहला वाला बकरा बनेगा। कौन है ये? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। कितना है? 1,20,000। मतलब ही विल पे टैक्स, ये लोग टैक्स उस पे नहीं भरेंगे। आया? नेक्स्ट, अमाउंट। अपनी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अमाउंट बॉट इन इंडिया, अमाउंट बॉट इन इंडिया आउट ऑफ पास untaxed profit earned in India, earned in India. A amount of, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अमाउंट बॉट इन इंडिया आउट ऑफ प्रॉफिट, पास अनटैक्स प्रॉफिट अर्न इंडिया, सॉरी अर्न इन इंग्लैंड है, नॉट इंडिया। और ये मेन है, अर्न इन इंग्लैंड है। इंडिया में कमाया तो इंडिया में कैसे लेके आ सकता है? बराबर, बाहर कमाया और अभी इंडिया में लेके आ रहा है। तो बाहर कमाया, पहले कमाया, अभी नहीं, पहले कमाया। तो पहले मतलब वहां पे टैक्स भर चुका है और डबल टैक्सेशन अवॉइडेड, इसीलिए वापस से इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एग्जेम्प्ट है। क्या ये? एग्जेम्प्ट। तीनों जन टैक्स नहीं लगेंगे, एग्जेम्प्ट इनकम तीनों में नहीं आएगी। ओके ना? फिर सेकंड क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी। इनकम from business in Germany, company, control from India, control from India. ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आया ना, तो हु आर लायबल? फर्स्ट टू। ये तुम लोग को ये सब याद रखना है। कौन लायबल है? फर्स्ट। और ये पूरा चैप्टर कॉमन है, सब में यही कॉमन पॉइंट। आगे थर्ड, फोर्थ, इनकम, इंटरेस्ट इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया। इंटरेस्ट इनकम earned and received in income, interest income earned and received in India. Received in India है तो तीनों आएगा, 1,90,000, 1,90,000। नेक्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ क्या बोलता है? रॉयल्टी इनकम अर्न, रॉयल्टी इनकम रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी है ना, तो तीनों में आएगा। कितना अमाउंट? 3,50,000। फिर 6 क्या है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका बोलो। और ये श्रीलंका बाहर है, फॉरेन इनकम की खाली फोर्स, बराबर है?
डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, ये जहाँ रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों में डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी, जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, शॉर्टकट में लिखा मैंने रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, कितना वो अमाउंट 1 लाख है, 50 रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी तीनों। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे, रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे, रिसीव कहाँ हो रहा है, रिसीव इन सिंगापुर, ए सिंगापुर, कितना अमाउंट, पुणे इंडिया में ही आता है, Yes. नेचुरली इंडियन इनकम तीनों में आएगा 180 and this finishes off your first problem of scope of total income. I am repeating again, वापस बोल रहा हूँ, इधर देखो, अगर फॉरेन इनकम है, ये कैसे पता चलती है, अर्न भी बाहर रिसीव भी बाहर, तो उसको फॉरेन इनकम बोलते हैं। फॉरेन इनकम में खाली ये पहला टैक्स है, अनटैक्स प्रॉफिट, पहले का कमाया हुआ, ओके ना, पास अनटैक्स प्रॉफिट, पहले का कमाया हुआ पैसा इंडिया में लेके आया तो रेमिटेंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस आर नॉट टैक्स, तो तीनों में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आया तो फर्स्ट को आएगा। इनकम रिसीव इंडिया, अराइज इन इंडिया, अप्रूव इन इंडिया आएगा तो तीनों में, बराबर है। ओके, फिर एग्रीकल्चर इनकम की स्टूडेंट का ये फॉरेन इनकम है, खाली फर्स्ट में आएगा। डिविडेंड देखो, रिसीव इंडिया तीनों में, तो इनकम फ्रॉम हाउस इन पुणे, इनकम इज अप्रूविंग इन इंडिया, अप्रूव हो रही है इंडिया में, भले से रिसीव बाहर हो रही तो भी तीनों में आएगा। इज इट क्लियर? टोटल करो इसका, 13,65,000, हाँ 11 lakh, हाँ 8,70,000. 8 lakh and this finishes off your problem of the day. Okay, hope आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, प्लीज एवरीवन, ओके ना, मैंने बहुत सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन किया है, प्लीज यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, दैट्स इट।